दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट के बीच बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हुई। दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज 68.79% रही। हम जो आंकड़े आपको बता रहे हैं वो बदल भी सकते हैं, क्योंकि ये डेटा बताने तक चुनाव आयोग के पास लगभग 2000 बूथों का डेटा नहीं आया था। बिहार ने इन सीटों पर अपने पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 4% ज्यादा मतदान किया। किशनगंज में वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड स्तर पर रहा। बिहार के औसत 68.85 की तुलना में 77.75% वोटिंग। कल ब्लास्ट के बाद ही स्टेट के अलग अलग बॉर्डर्स पर नाकेबंदी के जरिए आने जाने वाली हर गाड़ी पर पैनी नजर रखी जा रही थी। भारत नेपाल की सीमा को भी सील कर दिया गया था। इस बीच नेपाल से सिर्फ भारतीय नागरिकों की ही एंट्री अलाउ थी। मगर इस हाई अलर्ट की वजह से वोटरों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। सोशल मीडिया पर आज फिर विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच द्वंद्व चलता रहा। कई जगहों पर एनडीए के पोलिंग एजेंट्स द्वारा मतदान प्रभावित करने की शिकायत आई, तो कहीं दोनों पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ पड़े। मगर इन सबके बीच सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा रही वो है वोटर टर्नआउट। दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज पहले चरण से ज्यादा रहा। एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। ये एग्जिट पोल कितने सही है या गलत, ये पता करने के लिए हमें बस 2 दिनों का इंतजार और करना पड़ेगा। मगर आज के इलेक्शन वॉच में हम उन सीटों की भी बात करेंगे जहां स्टार्स चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें आमतौर पर पैराशूट कैंडिडेट की संज्ञा दी जाती है। कार्यकर्ता जिनको टिकट दिए जाने से नाराज दिख रहे थे। साथ ही ये भी बताएंगे कि सीमांचल का हाई वोटिंग परसेंटेज किसकी तरफ झुका। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं इलेक्शन वॉच। बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज दूसरे चरण के मतदान संपन्न हुए। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बिहार से सटे हर बॉर्डर पर कड़ी नाकेबंदी थी। भारत नेपाल बॉर्डर को भी 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया था। इस बीच सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही सीमा पार से आने की परमिशन थी। दूसरे चरण की वोटिंग परसेंटेज 68.79% रही। पहले और दूसरे चरण को मिलाकर वोटिंग परसेंटेज 66.90% रहा। मतलब कि पिछले चुनाव से लगभग 10% ज्यादा मतदान। ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ भी सकता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि चुनाव आयोग के पास अभी भी बहुत से बूथों का डेटा आना बाकी है। सबसे हाई वोटिंग परसेंटेज किशनगंज में रही। सीमांचल के बाकी जिलों में भी वोट परसेंट बहुत हाई रहा। इतनी हैवी वोटिंग के बीच बगहा में लगभग 15,000 वोटर्स ने वोट का बहिष्कार किया। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर रामनगर विधानसभा के 22 गांवों के लोगों ने वोट बहिष्कार किया। अधिकारी उन्हें मनाने भी पहुंचे, लेकिन वो नहीं माने। वहीं कई बूथों पर वोट डालने को लेकर मारामारी भी रही। घोसी में जदयू और माले समर्थक आपस में भिड़ गए और इस झड़प में दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई। जदयू समर्थकों का आरोप है कि महागठबंधन के समर्थक उन्हें बूथ पर जाने से रोक रहे थे। मोतिहारी विधानसभा के बूथ नंबर 229 और 230 से तस्वीरें आई, जहां भाजपा का पोलिंग एजेंट मतदाता की तस्वीर और पर्ची दिखाकर वोट देने की अपील कर रहा था। राष्ट्रीय जनता दल ने इलेक्शन कमीशन को मेंशन करके एक्स पर पोस्ट किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वारसिलीगंज से भी हिंसा की घटनाएं सामने आई। यहां पर लंबे समय बाद मुकाबला सीधे सीधे अखिलेश सिंह और अशोक महतो के बीच था, यानी कि उनकी पत्नी अरुणा देवी और अनीता महतो मैदान में हैं। राजद ने आरोप लगाए कि उनके वोटर्स को सुरक्षा बलों की मौजूदगी में मारपीट कर भगा दिया। डीएम नवादा ने अपने हैंडल से जवाब देते हुए कहा कि जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जब इन बूथों का निरीक्षण किया तो पाया कि वोटिंग प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। हालांकि नवादा जिले का वोट परसेंट सिर्फ 57.76% रहा, जो कि सबसे कम है। राजद ने अगला पोस्ट निर्मली विधानसभा को लेकर किया कि बूथ संख्या 306 एवं 307 पर लाइन में लगे मतदाताओं को प्रिसाइडिंग ऑफिसर भगा रहा है। उन्होंने सुपौल डीएम से इस मामले को संज्ञान में लेकर दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं जिला प्रशासन सुपौल के हैंडल से जवाब मिला कि हर जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए एवं आगे भी किसी मतदान केंद्र से अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त होने की संभावना नहीं है। तो इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच कुल मिलाकर वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हुई। सारे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। 14 नवंबर को मतगणना होगी।
फिलहाल एग्जिट पोल्स में एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस चुनाव में कई फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता कि एग्जिट पोल्स सही ही होंगे या फिर गलत। लेकिन ये चुनाव अक्रॉस द पार्टी कुछ निर्णयों को प्रभावित जरूर कर सकता है। पैराशूट कैंडिडेट्स या स्टार्स को टिकट देने का निर्णय। आज हम बात करेंगे उन सीट्स की जहां कलाकार की लोकप्रियता के आधार पर उन्हें टिकट दिया गया। पहली सीट है अलीनगर। अलीनगर सीट बिहार विधानसभा की कुछ चर्चित सीटों में शामिल है और इसके पीछे वजह है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर गायक हैं और भाजपा की टिकट पर अलीनगर से उम्मीदवार हैं। भाजपा की आइडियोलॉजी के काफी करीब रही हैं। जब नेहा सिंह राठौड़ ने बिहार में काबा गाया था तो मैथिली ठाकुर ने गाया था बिहार में का नए छे, जिसके जरिए उन्होंने एनडीए सरकार को डिफेंड किया था। इसलिए चुनाव की घोषणा से पहले विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान ने उनसे खुद मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की। मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी गई, क्योंकि वो मैथिली ठाकुर को एक पैराशूट कैंडिडेट की तरह देख रहे हैं, एक ऐसा उम्मीदवार जो अचानक लाकर उन पर थोपा गया। 2020 में वीआईपी के टिकट पर मिश्री लाल यादव यहां से विधायक बने थे। ये भी उन्हीं विधायकों में शामिल थे जिसे भाजपा ने तोड़ लिया था। ये मिथिलांचल की उन सीटों में शामिल है जहां यादव वोटरों का झुकाव राजद की बजाय एनडीए प्रत्याशी की तरफ रहा। मगर इस बार समीकरण बहुत अलग है। पहला कारण भाजपा कैडर के बीच मैथिली ठाकुर की वैसी स्वीकार्यता का ना होना। भाजपा के कोर वोटर्स भी मैथिली को लेकर लगातार अटैकिंग थे और सबसे ज्यादा उनके बारे में यह भी लिखा जा रहा था कि वो अपने गांव में भी किसी कार्यक्रम के नाम पर पैसों की डिमांड करती थी। तो वोटरों से इस कनेक्शन का नहीं जुड़ पाना उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि चुनाव में आगे बढ़ने के साथ अगड़ी जाति के वोटर्स उनके लिए गोलबंद होते दिखे, मगर राजद से उम्मीदवार विनोद मिश्रा भी ब्राह्मण ही हैं, इसलिए दोनों के बीच वोटों का बंटवारा तय है। मगर उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा सिटिंग विधायक के समर्थन ना मिलने से। मैथिली को टिकट मिलने के बाद मिश्री लाल यादव ने भाजपा से इस्तीफा देते हुए कहा था कि भाजपा हमेशा से ही गरीब, दलितों और पिछड़ों की विरोधी रही है और उनके हितों के लिए कभी काम नहीं किया। मिश्री लाल यादव का टिकट कटने से यादवों में खासी नाराजगी दिखी और उनका झुकाव राजद की तरफ दिख रहा था। एमवाई, ब्राह्मण और मुकेश सहनी की वजह से मल्ला वोटर्स का झुकाव विनोद मिश्रा की तरफ दिखा। वहीं मैथिली के लिए उनकी लोकप्रियता, उनकी जाति और एनडीए का कोर वोट निर्णायक होगा। समीकरणों के हिसाब से तो आपको मैथिली पिछड़ती हुई दिखेंगी, लेकिन यह भी सत्य है कि मिथिला और खासकर दरभंगा एनडीए का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। दूसरी सीट है छपरा। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा देवी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन नॉमिनेशन तक उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से खुद खेसारी को नॉमिनेशन फाइल करना पड़ा। खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता की बात करें तो उन्हें अपनी सीट क्या, बिहार के हर सीट पर एक एक व्यक्ति जानता है। छपरा में सबसे ज्यादा वोटर वैश्य, राजपूत, यादव और मुस्लिम हैं। 2015 और 20 में डॉक्टर सीएन गुप्ता यहां से विधायक थे। यह सीट 2005 से एनडीए का गढ़ रही है, लेकिन इस बार बागी उम्मीदवार ने खेल बिगाड़ दिया है। भाजपा ने जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष छोटी कुमारी को टिकट दिया है। पूर्व मेयर राखी गुप्ता भी इस सीट से भाजपा की दावेदार थी। टिकट कटने के बाद वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गई। अब चूंकि दोनों ही उम्मीदवार वैश्य हैं, तो इस सीट पर बड़ी संख्या में वैश्य वोटरों के बंटने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो खेसारी लाल यादव को सीधा फायदा मिल सकता है, जिनके साथ यादव और मुस्लिम एकजुट दिखे। यहां जनसुराज पार्टी से जेपी सिंह उम्मीदवार हैं। राजपूत भी यहां पारंपरिक रूप से भाजपा के वोटर हैं। अगर उन्होंने जनसुराज के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया होगा तो इन सबके बीच खेसारी लाल यादव को फायदा हो सकता है। अलीनगर और छपरा दोनों जगह पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुए थे। अगली सीट है दूसरे चरण की, जहां आज 11 नवंबर को मतदान हुए। सीट का नाम है करघर, प्रशांत किशोर का घर, जहां से खुद प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा रहती थी, लेकिन जनसुराज ने रितेश पांडे को टिकट दिया। सोशल मीडिया से अगर जीत हार तय होती तो रितेश पांडे बिहार में चुनाव लड़ रहे सारे उम्मीदवारों के बराबर अकेले हैं। जनसुराज का कैंपेन सॉन्ग आवे वाला जनसुराज बड़ुए में भी इन्हीं की आवाज है। इनके चुनाव प्रचार में भोजपुरी स्टार्स की भीड़ लगी रही। सोशल मीडिया पर भी भोजपुरी स्टार्स ने उनके लिए वोट मांगे।
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रशांत किशोर ने रोड शो भी किया। इतने माहौल के बाद एक सवाल तो सबके दिमाग में आएगा कि क्या ये लोकप्रियता वोट में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं। तो इस सीट पर वैसे तो मुकाबला त्रिकोणीय होता, लेकिन इसमें कई प्लेयर्स अपना अपना चांस देख रहे हैं। जेडीयू से यहां उम्मीदवार हैं वशिष्ठ सिंह। इनके जरिए जदयू लव कुश समीकरण साधना चाहेगी। ऐसे में इनका खेल बिगाड़ने के लिए इन्हीं की जाति से बसपा से प्रत्याशी हैं उदय प्रताप सिंह। कांग्रेस से उम्मीदवार है संतोष मिश्रा, तो वहीं सीपीआई से महेंद्र प्रसाद गुप्ता उम्मीदवार हैं। इस सीट पर महागठबंधन की ओर से किसी भी दल ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद आते हैं जनसुराज के रितेश पांडे, जो कि जाति से ब्राह्मण है। करगर की गिनती ब्राह्मण बहुल सीटों में होती है। संतोष मिश्रा बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके पिता गिरीश नारायण मिश्रा बड़े कांग्रेसी नेता रहे हैं। ब्राह्मण वोट के साथ एमवाई समीकरण इन्हें और मजबूत कर सकता है। वहीं रितेश पांडे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या उन्हें उनके उठाए मुद्दों पर वोट मिलेगा। क्या अपनी जाति का अच्छा खासा वोट लाकर वो चुनाव को रोमांचक बना सकते हैं। रितेश पांडे की गिनती कैंपेनिंग में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले उम्मीदवारों में होती है। ऐसे में जनसुराज को जिस एक सीट से सबसे ज्यादा उम्मीद होगी, उनमें से एक करगर होगी। चूंकि यह सीट प्रशांत किशोर का घर भी है, इसलिए इस सीट पर प्रशांत किशोर की स्वीकार्यता का भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा। मगर इन सबसे ज्यादा लोगों की नजर सीमांचल पर होगी। सीमांचल में किशनगंज के अलावा कटिहार, पूर्णिया, अररिया और सुपौल में भी बम्पर वोटिंग हुई है। इस पोलिंग को लोग दो तरह से डिकोड कर रहे हैं कि ये वोट एमआईएम को पड़े हैं या एमआईएम को रोकने के लिए पड़े हैं। भाजपा ने कई मर्तबा अपने चुनाव कैंपेन में यह कहा था कि यह चुनाव घुसपैठियों को भगाने का चुनाव होगा, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि मुसलमान महागठबंधन की तरफ एकजुट होने की कोशिश करेंगे। मगर यह देखना दिलचस्प होगा कि यह हाई वोट परसेंटेज एआईएमआईएम द्वारा दिए गए डैमेज की भरपाई करने के लिए काफी होगा या नहीं। लेकिन सीमांचल की सबसे खास सीट होगी अमौर, जहां से अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे। आमतौर पर एकमात्र सीट है जिस पर एआईएमआईएम को क्लियर एज बताया जा रहा है। तो आज के इलेक्शन वॉच में बस इतना ही। एग्जिट पोल्स पर किस दल ने क्या प्रक्रिया दी और कल चुनाव के बाद बिहार में क्या चुनावी चर्चा रही, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे कल के इलेक्शन वॉच में। आज लगातार एग्जिट पोल्स आ रहे हैं और हमारी टीम लगातार इन एग्जिट पोल्स और इनके अराउंड आप तक चर्चाएं या कहें आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खबरगांव पर आप उन चर्चाओं का भी हिस्सा बन सकते हैं और समझ सकते हैं कि एग्जिट पोल से आखिर कौन कौन सी चीजें डिकोड हो रही हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। इन सब चीजों के बारे में भी आपको खबरगांव पर पता चलेगा। तो देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।